आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा तकनीक। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा पीटी को लेकर के, लेकिन मेंस के लिए भी ये जो देखो ऐसा नहीं होता है यूपीएससी में कि आप पीटी के लिए अलग से तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए अलग से कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटरलिंक होती हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो भाई केवल पीटी के लिए हैं, जैसे सी सेट वाला पूरा पोर्शन है वो केवल पीटी के लिए, मेंस से उसका कोई लेन देन नहीं। मेंस में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका पीटी के साथ कोई लिंक नहीं है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, या इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या एथिक्स हो गया, या जो बाकी की चीज़ें हैं, ऑप्शनल पेपर हो गया, वो उनका कोई लिंक नहीं है पीटी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। ये ऐसा टॉपिक है, या ये साइंस एंड टेक की बात करें तो पीटी का भी है, मेंस का भी है। आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो देखो, हमारा पीटी और मेंस के अगर एविएशन की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो हम क्या करेंगे, इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, इसके परिचय से इसको स्टार्ट करते हैं। अगर होलिस्टिक वे में देखें पूरा सिलेबस की, हमको डिफेंस टेक्नोलॉजी को कवर करना है, रैपअप कैसे करना है, तो इसमें हम कहते हैं परिचय हो गया। अब एक हो गया हमारा यहाँ पे अनुप्रयोग, डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्या अनुप्रयोग हैं, इसके लाभ क्या हैं, और इसकी समस्या या चुनौतियां क्या हैं। भारत में प्रतिरक्षा और फिर होता है इसका पीवाई। पीवाईक्यू को दो तरीके से देखेंगे, एक हम देखेंगे पीटी के और एक हम देखेंगे मेंस के। अब क्योंकि हमको यहाँ पे पीटी में फोकस करना है, इसलिए हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है। जो विश्व में प्रतिरक्षा वाली बात है, इसमें से भी हमारे लिए कुछ कुछ काम का है, और हमारे यहाँ पे काम का क्या है, सिर्फ ये है। मेंस हमारे यहाँ पे काम का नहीं है, तो इन टॉपिकों पे हम फोकस करेंगे। अगर हम बात करें प्रतिरक्षा की, तो प्रतिरक्षा का मतलब होता है दूसरे के आक्रमण से स्वयं को बचाने की विधि या प्रक्रिया। तो इसका मतलब प्रतिरक्षा तकनीक का क्या मतलब होगा कि दूसरे का जब अटैक होता है तो उससे अपने आप को बचाने के लिए जिन जिन तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, इवन इसमें अटैक वाली जो टेक्नोलॉजी उनको भी शामिल किया जाता है, उन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तकनीक कहते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में अगर सुरक्षा की बात करें या प्रतिरक्षा की बात करें तो भारत में दो तरह की है। सुरक्षा वर्ड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, दो तरह की है। एक है आंतरिक, इसको हमारा गृह मंत्रालय एवं राज्य इसको देखते हैं। राज्यों की पुलिस होती है वो देखती है, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इस तरह से जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स हैं वो सब इसको देखते हैं। और दूसरी तरफ होती है बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा को देखता है रक्षा मंत्रालय, और इसको डील किया जाता है किसके थ्रू, पुलिस के थ्रू, आंतरिक सुरक्षा को। और बाह्य सुरक्षा को डील किया जाता है सेना के थ्रू। सेना का जो कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर, वो कौन होता है, तो वो होता है सर्वोच्च कमांडर, वो होता है राष्ट्रपति। इस तरीके से होता है। तो सारी की सारी सेना है उसको राष्ट्रपति हैंडल करता है। और सेना के फिर तीन विंग्स या तीन तरह की सेना का गठन किया गया है, जो सभी देशों में मूल रूप से हमको इसी टाइप की सेना मिलती है, क्योंकि युद्ध के अभी परंपरागत जो तरीके हैं, आगे एक स्लाइड बना लेते हैं। परंपरागत प्रकार, आधुनिक प्रकार। परंपरागत प्रकार में तीन टाइप के हैं, स्थल पे,
जल पे और नभ में। ठीक है, आधुनिक प्रकार में टोटल 5 टाइप के हैं, 2 अतिरिक्त भी हैं इसमें। तो वो परंपरागत वाले तो होंगे ही होंगे, इसमें 2 अतिरिक्त और भी हैं, तो एक हो जाएगा यहाँ पे साइबर और एक हो जाएगा यहाँ पे स्पेस। तो टोटल प्रकार कितने बनेंगे? टोटल 5 प्रकार बनेंगे। थल सेना, यहाँ पे आर्मी इसको हैंडल करती है। जल सेना तो इसको नेवी हैंडल करती है। नभसेना इसको वायुसेना, एयर फोर्स इसको हैंडल करती है। ये सभी देशों में है। साइबर की बात करें, साइबर फोर्स चीन एवं रूस अग्रणी है इस मामले में। भारत क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। ठीक है, अभी भारत में कुछ टाइम पहले एक न्यूज आपने पढ़ी होगी कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये कहा कि भाई हम 5,000 लोगों की एक साइबर फोर्स तैयार करने वाले हैं। वजह ये है कि भारत पे लगातार साइबर अटैक होते हैं। आपको जान करके बड़ा अचंभा होगा कि इसरो पर हर मिनट 100 साइबर अटैक होते हैं उसकी वेबसाइट पर। सोच के देखिए कि जहां भी हमारा डिफेंस थोड़ा सा भी कमजोर हुआ, तुरंत साइट हैक हो जाएगी। और बहुत सारा वहां पे ऐसा डाटा है, क्योंकि आजकल देखो बिना इंटरनेट के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा डाटा है, चाहे वो पीएसएलवी से रिलेटेड हो, हमारे सैटेलाइट से रिलेटेड हो, नेक्स्ट हमारी प्लानिंग से रिलेटेड हो, या हमारे और जो भी हम एडवांस लेवल पे जो 5th जनरेशन के हम रॉकेट लॉन्चर्स या रॉकेट या जो सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल्स जो डेवलप करने वाले हैं उनसे रिलेटेड जानकारी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मामला बड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो आप देखते होंगे कि अब इसमें क्या है, अभी तक तो सिर्फ हैकर्स ही इस चीज का यूज कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। अब क्या है, कंट्री एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट या दूसरे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट भी यूज कर रही है इसको। तो एक ये बात है। यहाँ पे स्पेस फोर्स को देखेगी, इस मामले में क्या है, अमेरिका द्वारा गठन। भारत में एयरफोर्स चीफ ने भारत में एयरफोर्स का जो चीफ है उन्होंने भी ये बोला है कि भाई ठीक है, भारत में भी इस तरह का होना चाहिए। क्योंकि देखो अमेरिका ने कर लिया, अमेरिका कर लेगा, जो भी कंट्री शुरुआत कर देगा। जैसे अभी मान लीजिए कि समुद्री हम लोग बड़े आराम से रह रहे थे भारत में, हमको बस किससे मतलब था, हमको केवल आर्मी से मतलब था, आर्मी के फील्ड में हम ठीक ठाक थे। अब जब जब यूरोपियन लोग आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी नेवी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। एयरफोर्स का तो उस टाइम पे अस्तित्व नहीं था। उन्होंने क्या किया, नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। पुर्तगालियों ने आकर के पूरी तरह से जो हिंद महासागर है उसमें कब्जा कर लिया। फिर अंग्रेजों ने उनसे भी बेहतर नेवी बनाई, उन्होंने फिर हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने हिंद महासागर पे कब्जा करके ऐसा कर दिया कि भाई किसी को भी इंडिया के साथ व्यापार करना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के फाइनली क्या हो गया, इंडिया उनका गुलाम बन गया। आज अगर हम टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करेंगे, जैसा एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने कहा कि अगर हम आज फोकस नहीं करेंगे तो कल को, जैसे समुद्र में हमने फोकस नहीं किया था तो हम गुलाम बन गए थे, स्पेस में हम फोकस नहीं करेंगे तो कल को ये जो पाश्चात्य देश हैं या अमेरिका जैसे जो भी देश हैं वो क्या कर सकते हैं, स्पेस को पूरी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। अगर हमको मून पर जाना है, कहीं भी जाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ले भी देनी पड़ेगी कि भैया आपको वहां जाना है तो आप हमसे परमिशन लीजिए। तो इस तरीके से है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा ये तो हो गया हमारा एक मोटा मोटी। अब जो पीटी का हमारा सिलेबस है कि हमको पीटी में क्या कवर करना है। देखो हमने जो स्टार्टिंग करी थी वो पीटी मेंस मिलाकर के करी थी। पीटी में हमको क्या पढ़ना है, तो रक्षा करना, रक्षा के बारे में पढ़ना है। भारतीय रक्षा बल, जैसे अभी हमने बात करी थी, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, संगठन की स्थापना, परमाणु कमान प्राधिकरण है, मिसाइल कार्यक्रम है, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल हैं, जो मिसाइलों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं उनकी बात करेंगे। फिर मिसाइल से बचने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो अटैक करने के लिए हमने मिसाइल का डेवलपमेंट किया, फिर बचेंगे कैसे अगर हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया, उसके लिए हमारे पास है नौसेना कार्यक्रम है, ब्लू वाटर नेवी है, पनडुब्बियों की बात करें
या फ्रिगेट्स की बात करें या डिस्ट्रॉयर की बात करें, हवाई जहाज़ों की बात करें, विमानों की बात कर रहे हैं, टैंक हैं, ड्रोन प्रौद्योगिकी हैं, या जो भी और बाकी की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे रडार हो, सोनार हो, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हो, जैविक और रासायनिक युद्ध हो, काटसा हो, विभिन्न प्रकार के बम हो, इनके बारे में हमको, या जैसे आपका वॉसेनर एग्रीमेंट है, एनएसजी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो हमको एक यहाँ पे हमको फोकस करना है। हम स्टार्टिंग करेंगे जो प्रतिरक्षा तकनीक है वहां से। प्रतिरक्षा तकनीक, अब इसमें हम कई सारी तकनीकों की बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक लेंगे, मिसाइल है। मिसाइल क्या है? रॉकेट आधारित प्रणाली जो युद्धक सामग्री स्थानांतरित करती है। कोई भी ऐसी सामग्री है जो रॉकेट आधारित है, युद्धक सामग्री को ये करेगी। अब इसमें भी क्या हो सकते हैं, ये एक चरणीय या बहुचरणीय हो सकती है। वारहेड की बात करें तो वारहेड दो प्रकार का हो सकता है, परंपरागत या रणनीतिक। रणनीतिक मतलब परमाणु हथियार। आपको याद होगा जब हमने स्पेस टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने वारहेड को क्या बोला था, हमने उसको वहां पे बोला था पेलोड। तो ये होगी क्या, इस तरह से मिसाइल होगी, तीन इसमें सिस्टम होंगे। एक इसको हम कहेंगे क्या, वारहेड, तब हम इसको पेलोड बोल रहे थे। इसको हम कहेंगे कंट्रोल सिस्टम, और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा फ्यूल सिस्टम। ठीक है, ये है हमारी मिसाइल। ये है क्या, इसको हम बोल रहे हैं मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र। ठीक, अब हम हथियारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हथियार हैं इनके दो टाइप हैं, परंपरागत। परंपरागत में क्या आएंगे, जैसे भाला है, बंदूक है, बम है, सामान्य जो बम है वो है, ये सब परंपरागत में आते हैं। ठीक है? और फिर हैं आधुनिक। आधुनिक नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दूसरी कैटेगरी में आते हैं ये वाले, आते हैं इनको हम स्ट्रेटजिक भी कहते हैं। अब इसमें तीन टाइप के टोटल हथियार शामिल हैं, रासायनिक हथियार, सामूहिक विनाश के हथियार भी इनको कहा जाता है, और फिर हैं जैविक हथियार। देखो, जैविक हथियार और रासायनिक हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, इनका कोई भी कंट्री यूज नहीं कर सकता। यूज तो वैसे नाभिकीय हथियारों के प्रयोग पर भी है, लेकिन उस पर उस तरह का कंट्रोल नहीं है जैसा जैविक और रासायनिक हथियारों पर है। जैविक रासायनिक हथियारों के लिए जो जो समूह हैं वो सभी के द्वारा लगभग लगभग एक्सेप्टेड हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर हथियारों के लिए जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं उन पे सबका एक मत नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीसरे जो प्रकार है इसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो उनको हम कहते हैं नाभिकीय या परमाणु हथियार।
परमाणु हथियारों को ही हम क्या कहते हैं, रणनीतिक हथियार भी कहते हैं। तो कोई मिसाइल ऐसे होते हैं, कुछ परंपरागत को ही लेके जाती हैं, लेकिन आजकल जो नई मिसाइलें बन रही हैं, लगभग सभी मिसाइलें क्या होती हैं, वो परंपरागत भी लेके जा सकती हैं, रणनीतिक या परमाणु हथियार को भी लेके जा सकती हैं, चाहे हाइड्रोजन बम हो, चाहे परमाणु बम हो। ठीक है, अब बात करते हैं मिसाइलों के जो प्रकार हैं उनके बारे में। तो देखिए, मिसाइलों के वर्गीकरण की हम बात करें तो बहुत तरीके हैं हमारे पास वर्गीकरण करने के लिए। जैसे हमारे पास एक प्रकार है कि जो मूल रूप से हम जो डिवाइड करते हैं, तो मूल रूप से डिवाइड किया जाता है, क्रूज मिसाइल में डिवाइड करते हैं हम। और दूसरा हमारे पास तरीका है डिवाइड करने का, वो है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल को स्पीड के आधार पर सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक में डिवाइड करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल और सबमरीन मिसाइल में करते हैं। शॉर्ट रेंज को टैक्टिकल और थिएटर में डिवाइड किया जाता है। अगर हम लॉन्च मोड के बेस पे डिवाइड करें कि भाई कहाँ से मिसाइल को हमने छोड़ा और कहाँ पे जाके उसने अटैक किया, तो कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जिनको जमीन से छोड़ा जाए और जमीन पे ही अटैक करें, मतलब सतह से सतह मिसाइल। हो सकता है जमीन से हम छोड़ें और किसी हवाई जहाज जैसे प्लेटफॉर्म जो उड़ रही है कोई चीज आसमान में, वहां पे जाके अटैक करें, तो उनको हम कहेंगे सतह से हवा मिसाइल। कुछ हो सकती है सतह से हम उनको छोड़ें, वो समुद्र में जाके अटैक करें। कुछ हवा से हवा में कर सकती हैं, हवाई जहाज से छोड़ें, दूसरे हवाई जहाज को अटैक करें। हवा से सतह पे कर सकती हैं, हवाई जहाज से जमीन पे कोई टारगेट को हिट कर सकती हैं। कुछ समुद्र से समुद्र कर सकते हैं, समुद्र से सतह कर सकते हैं, और कुछ एंटी टैंक मिसाइल भी होती हैं। तो इस आधार पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। वारहेड के आधार पर भी कि कैसा हथियार अपने साथ लेके जा सकती है, तो पारंपरिक हथियार लेके जा सकती है या फिर रणनीतिक हथियार लेके जा सकती है। सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग, मतलब नाभिकीय हथियारों का प्रयोग कर रही है कोई। रेंज के आधार पर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कम दूरी की है, मध्यम दूरी की, इंटरमीडिएट। ये रेंज के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइलों को नॉर्मली डिवाइड किया जाता है, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो हमारे पास मिसाइलों को डिवाइड करने के ये सारे तरीके हैं। अब हम यहाँ पे मोटा मोटी जो हमारे पास तरीका है हम उसके आधार पे चलेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी मिसाइलों को डिवाइड किया जाता है मिसाइलों के प्रकार। मिसाइलों के प्रकार की हम बात करें तो हम पहले ले सकते हैं बैलिस्टिक नंबर एक। बैलिस्टिक मिसाइल, अब इसमें कुछ पॉइंट बना लेते हैं ताकि, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है ये और वलयाकार रास्ते का अनुसरण, परवलयाकार रास्ते का मतलब हो गया, ये हो गया हमने यहां से छोड़ा उसको, और ये हो गया हमारा बी। इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे रेंज या परास। और ये जाएगी कैसे, तो ये यहां से उड़ी मिसाइल और यहां पे आके उसने हिट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मिसाइल चलती हुई जाएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो इस तरह से रास्ते को अगर फॉलो करती है तो उसको हम कहेंगे परवलयाकार मिसाइल। और ये नाम इसका क्या रहेगा, बैलिस्टिक रहेगा। रास्ता कौन सा रहेगा, परवलयाकार रहेगा। रडार से डिटेक्ट हो सकती है। भाई रडार से डिटेक्ट इसलिए होता है ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए रडार लगा रखी है, कोई चीज जितनी ऊपर होगी उसको उतने ही दूर से देखा जा सकता है ना। तो क्योंकि ये पहले आसमान में ऊपर जाती हैं, तो इस वजह से इनको रडार से पकड़ा जा सकता है। इंजन ऊपर जाने के क्रम में कार्य करता है, जबकि ये नीचे ग्रेविटी के कारण आती है। अब एक बात बताइए, जब तक इंजन वर्क कर रहा है तब तक तो इसकी डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, आपको जिधर मोड़ना उधर मोड़ दीजिए। लेकिन जब अब यहां पहुंचने के बाद जब नीचे की तरफ आएगी, तब ये किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से। इंजन हो गया ऑफ। तो वैसी कंडीशन में सामान्यतः छोड़ने के बाद टारगेट
बदलना मुश्किल। भाई अब यहां तक तो चलो ठीक है, एक बार को आप टारगेट को बदल भी देंगे कि हाँ इट नहीं करना, आगे इट करना, क्या करना है, लेकिन एक बार अगर आपने फिक्स कर दिया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। उदाहरण, पृथ्वी, अग्नि आदि में से। ठीक। अब ये हमने देखा बैलिस्टिक मिसाइल का जो था। अब टाइप की बात कर लेते हैं इसमें, तो एक नई स्लाइड लेंगे, उसमें हम बात करेंगे प्रकार। प्रकार किसके आधार पर? परास के आधार पर। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रकारों की हम बात कर रहे हैं, तो प्रकार क्या होंगे? पहला प्रकार, पहला प्रकार है इसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM। SRBM न्यूज में आप लगातार सुनते रहते होंगे, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। इसकी जो रेंज होती है या जो इसकी परास है, वो परास होती है 1000 किलोमीटर। अब इसमें फिर दो टाइप हमको नजर आते हैं। एक है हमारे पास यहां पे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो रेंज होती है टैक्टिकल वाले की, इसकी रेंज होती है 150 से 300 किलोमीटर, 150 से 300 किलोमीटर। दूसरा जो है इसमें वो है थिएटर, थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1000 किलोमीटर। ठीक है। ये हो गया पहला प्रकार। अब आते हैं दूसरे प्रकार। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का आ गया समझ में। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है मीडियम रेंज, MRBM। MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी अगर हम बात करें परास की या रेंज की बात करें, तो इनकी जो रेंज होती है वो जाती है लगभग लगभग 3000 किलोमीटर तक ये जाती है। ठीक। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम अग्नि मिसाइल पढ़ेंगे तो अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे। तो भी एग्जाम्पल्स के बारे में हमको टेंशन नहीं लेनी। ये हो गया MRBM। फिर जो है वो है इंटरमीडिएट IRBM। IRBM ये क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो परास है वो परास है इसकी लगभग लगभग 5500 किलोमीटर तक। फिर इसमें जो फोर्थ टाइप है वो है इंटरकंटिनेंटल, इंटरकंटिनेंटल ICBM। ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो रेंज है परास वो है 5500 किलोमीटर से अधिक। ठीक है। और फिर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली हैं वो भी इसी में आती हैं, पर क्योंकि वो पानी के अंदर से लॉन्च हो रही है तो उनकी एक अलग भी कैटेगरी बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने टाइप की होती हैं। अब इनके जो हमने उदाहरण लिए हैं उनके बारे में हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम का हम नाम ले लेते हैं,
प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समन्वित निर्देशित, समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। अभी ऐसे शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है। 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम नेतृत्व में प्रारंभ, 2008 में समाप्त। तो ऑलरेडी सारी की सारी जो मिसाइलें डेवलप करनी थी कर दिए। कुल 5 मिसाइलों का विकास इस प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ। डीआरडीओ ने तो वैसे बहुत सारी कर दी हैं। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा 5 मिसाइलें कौन सी हैं? तो उनका नाम है, पटना करके आप याद रख लीजिए। एक है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे या इन सभी के बारे में भी, चलो ऐसा करते हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहली हम मिसाइल का नाम लेंगे, वो है पृथ्वी मिसाइल। अब पृथ्वी मिसाइल वाले केस में हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर लेंगे यहां पे कि भाई ये जो पृथ्वी के 3 वर्जन टोटल बने हैं, अब पृथ्वी के 3 वर्जन है तो अलग अलग ना पढ़ के, ताकि आपकी एक कंपैरेटिव स्टडी हो पाए। क्योंकि होता क्या है कि जब ऑप्शन देखो, मेंस वाले में आप डिटेल में अगर पढ़ रहे हो तो वो ज्यादा बेनिफिट की चीज है, मतलब पैराग्राफ टाइप की चीजें पढ़ने के लिए आपको ज्यादा ठीक रहेगा। पीटी के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि पीटी में जो यूपीएससी, जैसे हम आपको याद होगा पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था जब रॉकेट के बारे में हमने पढ़ा था, कि वो रॉकेट में उसने दे दिया था कि वो ऑक्सीजन गैस को लेके जाता है अपने साथ, अपने फ्यूल के साथ में। ऑक्सीजन गैस को लेके नहीं जाता, एक गैस टर्म की वजह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, एक टर्म की वजह से। तो यहाँ पे भी हमको ये देखना पड़ेगा वो क्या करता है, फंसाता है चीजों को। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो एमसीक्यू में हमारा फोकस ज्यादा अच्छा रहेगा, गलती होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे जितनी ज्यादा आप कंपेयर करके चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पृथ्वी के हमको 3 वर्जन देखते हैं। पृथ्वी काम कर लेते हैं, एक टेबल टाइप का बना लेते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मिसाइल, फिर इसका वर्जन कौन सा है, संस्करण, इसकी परास क्या है, कि भार वहन कितना है। ठीक है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे विशेष टिप्पणी, कोई अगर और खास बात है तो उसकी भी हम बात यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। एक है हमारे पास क्या, पृथ्वी वन। पृथ्वी वन किसका संस्करण है? तो ये आर्मी के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है, पृथ्वी वन का। परास इसकी काफी कम है, 150 किलोमीटर है, और ये 1000 किलोग्राम तक ये लेके जा सकती है। तो 150 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, 1000 किलोग्राम तक के ये हथियार अपने साथ लेके जा सकते हैं। टिप्पणी की अगर हम बात करें तो भैया ये एक चरणीय है, तरल ईंधन पर आधारित है, हर तरह के हथियार ये लेके जा सकती है। एक चरणीय, तरल ईंधन, तरल ईंधन का प्रयोग हो रहा है तो आप समझ गए कि मिसाइल कैसी होगी, वीक होगी।
इन फ्यूचर जब ये बनी होगी तब तो ठीक है, क्योंकि तब उतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। फिर आया पृथ्वी सेकंड। पृथ्वी सेकंड को बनाया गया एयरफोर्स के लिए। इसकी परास की अगर बात करी जाए तो भाई एयरफोर्स में तो फाइटर जेट का ही स्पीड इतना ज्यादा रहता है, तो परास थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अब फाइटर में इसको लटका करके लेके जाना है तो हम इतना वजन नहीं लेके जा सकते, इसलिए इसका भार क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा। ये कैसी है, द्विचरणीय है, ठीक है। अब द्विचरणीय है, और ईंधन की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या है, तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें पृथ्वी थर्ड की, ये किसके लिए, तो ये नेवी के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है। इसकी रेंज रखी गई है 350 किलोमीटर। अब देखो इसका फायदा क्या हो गया, अब आपको एक तो संस्करणों में कंपेयर हो गया कि कौन किससे है, परास में आपका कंपेयर हो गया कि किसका परास क्या है, भार वहन में आपका कंपेयर हो गया कि किसका कितना, कौन क्या कितना भार लेके जा सकती है। ये भी द्विचरणीय है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें ठोस और ठोस के बाद तरल ईंधन का प्रयोग किया गया। अब ये जो नेवी वाला वर्जन है, इसी वर्जन को धनुष नाम से भी जानते हैं। धनुष ई कहते हैं, या धनुष कहते हैं इसको। और पृथ्वी फर्स्ट को अब क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, एक प्रहार नाम से एक मिसाइल बनाई जा रही है, और उस प्रहार नाम की मिसाइल से क्या किया जाएगा, प्रहार से रिप्लेस करेंगे। तो दो बातें हो गई, प्रद्युम्न में तीन बातें हो गई। पृथ्वी फर्स्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, प्रहार से रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि रेंज भी कम है और उतना अच्छा नहीं है ये। पृथ्वी सेकंड का प्रयोग हम प्रद्युम्न आगे चल के पढ़ेंगे, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो प्रद्युम्न में इसका यूज किया गया है। और पृथ्वी थर्ड को हम धनुष भी कहते हैं। तो पूरा देखो कंपेयर हो गया आपका पूरा टोटल का टोटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट मिसाइल है उसके बारे में, वो है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल में भी हम इसी टाइप से लेके चलेंगे, ये भी दोनों तरह के हथियार लेके जा सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल का एक टाइप है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मिसाइल का नाम, मिसाइल संस्करण की बात करेंगे, हम यहाँ पे परास की बात करेंगे, यहाँ पे हम वारहेड की बात करेंगे कि भाई वजन ये कितना लेके जा सकती है, और यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, कमेंट की बात करेंगे, या हम कह सकते हैं टिप्पणी हम यहाँ पे करेंगे कि भाई अगर कोई स्पेशल बात है उसको यहाँ पे कह सकते हैं टिप्पणी। इतने सारे सेगमेंट में इसको हम डिवाइड करने वाले। जैसे अब यहाँ पे क्या है, पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी नहीं, अग्नि वन, संस्करण सबका आर्मी का ही है, तो ये सब आर्मी के लिए ही डेवलप करी गई हैं। तो चाहे अग्नि वन हो, अग्नि अग्नि टू हो, अग्नि थ्री हो, अग्नि फोर हो, या फिर अग्नि फाइव, ठीक है। सब कैसी हैं, आर्मी 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 आर्मी। परास की अगर हम बात करें तो देखो, परास की बात होगी तो ये परास है, एक की है 700 से 1250 किलोमीटर, तो लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं कि भाई 1000 किलोमीटर आप ले सकते हैं, एवरेज अगर लेना चाहते हैं 1000 किलोमीटर।
वारहेड की अगर हम बात करें तो भाई वारहेड लेके जा सकती हैं ये 1000 केजी, द्विचरणीय है। इंजन कैसा है? द्विचरणीय है। अग्नि सेकंड की बात करें तो इसकी रेंज है, जैसे जैसे इनके नाम है उसी हिसाब से इनकी रेंज में भी परिवर्तन आता है। तो 2000 से लेके 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज हमको पता चलती है, तो हम इसको ले सकते हैं 2000। आपको क्योंकि याद रखना है, आपको एक आइडिया लग गया ना। इसकी अगर हम वारहेड की बात करें तो 1000 किलोग्राम, और ये भी कैसा है, तो ये द्विचरणीय है। कंपेयर हो गया। अगर हम बात करें अग्नि 3 की, तो ये है इसकी 3000 किलोमीटर की रेंज है। 1500 किलोमीटर ये क्या ले जा सकता है, वारहेड लेके जा सकता है। द्विचरणीय है ये भी। 3000, वैसे तो ये क्या है, 3000 से 3500, ये 2000 से लेके 2500 है, और ये है 750 से या 700 से लेके 1250 किलोमीटर। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, ये कितना ले जा सकता है, तो ये 1500 किलोग्राम में ये वारहेड ले जा सकता है, द्विचरणीय। सब में ठोस ईंधन का प्रयोग हो रहा है। अब अग्नि 4 की बात करें तो अग्नि 4 की जो रेंज निकल के आती है वो 4000 किलोमीटर की निकल के आती है। 1000 किलोग्राम ये अपने साथ वारहेड लेके जा सकता है, और ये भी द्विचरणीय है। अग्नि 5 की अगर हम बात करें तो ये 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 8000 तक बढ़ा सकते हैं। लेके कितना जा सकती है, तो 1000 किलोग्राम वारहेड लेके जा सकती है। अब इसके अगर चरणों की बात करी जाए तो इसके 3 चरण हैं टोटल, त्रिचरणीय है। अब यहां पे नोट करके कुछ हम अग्नि 5 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको वेपन ऑफ पीस भी कहते हैं। एक साथ 3 से 4 टारगेट हिट कर सकते हैं। छोड़ने के बाद हमने देखा था ना कि बैलिस्टिक मिसाइल में रास्ता चेंज नहीं हो पाता है, इसमें हो जाएगा। तो छोड़ने के बाद टारगेट चेंज कर सकते हैं। ये इतना खतरनाक मिसाइल क्यों है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल एक मिसाइल जाएगा एक जगह पे हिट कर देगा, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि एक साथ 3 या 4 को ये हिट कर देगा। और अभी 2028 तक पॉसिबिलिटी है कि डीआरडीओ अग्नि 6 का भी डेवलपमेंट कर दे, वो एक साथ 6 टारगेट को हिट कर सकता है, और उसकी जो रेंज होगी वो 12000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। ठीक है। जो इस तरीके से हिट करते हैं उनको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल और री एंट्री व्हीकल। री एंट्री इसलिए कह रहे हैं कि एक बार ऊपर जा रही है फिर ऊपर से वापस आती है, इस वजह से। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एक मिसाइल है हमारे पास यहाँ पे त्रिशूल करके। त्रिशूल करके जो मिसाइल है उसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो त्रिशूल मिसाइल, ये क्या रहा कि ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं। ये त्रिशूल की हम बात करते हैं तो ये एक क्या है, 12 किलोमीटर की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 12 किलोमीटर रेंज, सतह से हवा में सतह से हवा में क्या कर सकती है, मार कर सकती है। दोनों ही तरह के वारहेड ले जा सकती है, बट 2008 में इसको क्या कर दिया गया, अधिक सफल न होने से 2008 में बंद कर दिया। इसके स्थान पर मैत्री मिसाइल विकास।
मैत्री मिसाइल होगी, ये क्या होगी? फ्रांस की फ्रांस की एक मिसाइल ली है हमने, उस फ्रांस की मिसाइल का नाम है माइका एवं त्रिशूल का संयुक्त रूप। ठीक है, तो हम ये डेवलप करने वाले हैं। फिर इसमें है हमारे पास नाग मिसाइल। नाग मिसाइल की बात करें तो ये क्या है? ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। ये क्या करती है? तो ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। दागो और भूल जाओ मतलब ये अगर आपने छोड़ दिया है तो हिट करके ही मानेगी। इस तरह की ये मिसाइल है। इसके अलावा इसकी खासियत की बात करें तो हेलीकॉप्टर से जो प्रयोग करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? हेलिना। हेलीकॉप्टर से प्रयुक्त नाग हम क्या बोलते हैं? हेलिना। और इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है उसका नाम है नामिका। तो नामिका कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि नामिका अपने आप में क्या है? नामिका वो प्लेटफॉर्म है जिसपे नाग मिसाइल जाती है। अगर हेलीकॉप्टर में लग सकती है तो उसको हेलिना कहेंगे, और अगर मान लीजिए वो नीचे जैसे ट्रक टाइप का आपने देखा होगा 26 जनवरी वाले टाइम पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? नामिका कहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास मिसाइल है वो है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये मिसाइल है राजेंद्र रडार से युक्त है और मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। 30 किलोमीटर इसकी क्या है? रेंज है। 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक रेंज है। राजेंद्र रडार युक्त है ये। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कैसी है? तो ये है हमारी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। सतह से हवा में अब हमारे पास ये हो गया, हमारा बैलिस्टिक का हमने नॉर्मली पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो दूसरा टाइप है, क्रूज। क्रूज मिसाइल का मतलब क्या है भाई? क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइलों को कहते हैं पृथ्वी की सतह के समांतर। मतलब अगर आपको ए से लेकर के बी को हिट करना है तो ये क्या करेगी मिसाइल? जैसे मान लीजिए ये सरफेस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, मिसाइल यहां से चलेगी, ये क्या है? ये हमारी मिसाइल। मिसाइल भी उसी तरीके से चलेगी, समांतर चलेगी, सतह से बहुत ऊपर नहीं जाती है। इसलिए रडार द्वारा डिटेक्ट करना
मुश्किल है। रडार के द्वारा डिटेक्ट करना इसका बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये इस तरीके से काम करती है। अब आगे हम देखते हैं सामान्यतः ये क्या होती है। सामान्यतः दागो एवं भूल जाओ सिद्धांत का पालन। अब ये तो पृथ्वी के समांतर चलेगी। इंजन क्या होगा अब तो, इंजन लगातार, हमेशा तो नहीं कहेंगे, लगातार चालू रहता है। इंजन अगर लगातार चालू रहेगा तो कभी भी दिशा या फिर हम कह सकते हैं टारगेट बदल सकते हैं। ऐसी मिसाइलों में कभी भी हम दिशा को बदल सकते हैं। अब इन मिसाइलों की अगर हम बात करें तो ये मिसाइलें क्या करती हैं, इन मिसाइलों के जो टाइप हैं, वेरिएशन है, उनको हम मतलब डिवाइड करते हैं किसके आधार पर, इनको हम डिवाइड करेंगे स्पीड के आधार पर। ठीक है, स्पीड के आधार पर जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उदाहरण ले सकते हैं ब्रह्मोस। प्रकार, क्रूज मिसाइल के प्रकारों की बात चल रही है। ये प्रकार किसके आधार पे, तो स्पीड के आधार। पहला सब सोनिक, स्पीड 1 मैक से कम। मैक बराबर होता है ध्वनि का वेग। तो ध्वनि की चाल है उसी को हम क्या कहते हैं, मैक कहते हैं। ठीक है, फिर आती हैं सोनिक, इनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड 1 मैक। फिर आती है सुपरसोनिक, स्पीड 1 मैक से ज्यादा। फिर आती है हाइपरसोनिक, इनकी स्पीड जो होती है 5 मैक से भी ज्यादा होती है। इस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। अब जो हमने इसमें एक एग्जांपल लिया था ब्रह्मोस का, उसकी बात कर ले तो ये क्या है, भारत एवं रूस का जॉइंट। नाम कहां से आया है, तो नाम आया है इसका ब्रह्मपुत्र प्लस मोस्कवा नदी। ये भी कैसी है, तो क्रूज मिसाइल का एग्जांपल है। और बाकी सारी चीजें तो जो क्रूज में है वो सब इसमें रहेंगी। तो अगर आपको मान लीजिए स्पेसिफिकेशन पूछने लग जाए तो जो हमने क्रूज में पढ़े वो सब इसमें डाल दीजिए। अब इसमें स्पेशली क्या है, तो इसके भी 2 वेरिएंट हैं, इसके जो संस्करण हैं वो 2 हैं। ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 1 क्या है, सुपरसोनिक 290 किलोमीटर रेंज। फिर दूसरा जो वर्जन है इसका वो है ब्रह्मोस 2, ये है हाइपरसोनिक और 500 प्लस किलोमीटर की रेंज है। आगे चल के हम देखेंगे एमटीसीआर का जब भारत मेंबर बन गया तो फिर रूस ने बाकी की टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ मिलकर के डेवलप कर ली, क्योंकि उससे पहले रूस मेंबर था, भारत मेंबर नहीं था। एमटीसीआर का जो मेंबर है वो 200 मतलब 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की जो मिसाइलें हैं या 500 किलोग्राम से ज़्यादा वारहेड वाली जो मिसाइलें हैं उनकी टेक्नोलॉजी को सेल नहीं कर सकते, ना इस तरह की मिसाइल को सेल कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब रूस इस वजह से मजबूरी थी, तो हम लोग रूस के साथ मिलकर के डेवलप नहीं कर पा रहे थे।
300 किलोमीटर की रेंज होती है एमटीसीआर में, तो इसलिए हमने 290 किलोमीटर रेंज रखी है अपने ब्रह्मोस की। फिर जब हम खुद मेंबर बन गए तो हमने फिर क्या किया, अब हम खूब 500, 1500, 1000 किलोमीटर तक का डेवलप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी ये याद रखनी है कि देखो जो क्रूज मिसाइलें सॉरी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनकी स्पीड रहती है 25 मैक, 26 मैक, इस टाइप से। तो कभी भी उनको स्पीड के आधार पर डिवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी रेंज रहती है 5000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, तो उनको रेंज के आधार पर डिवाइड करते हैं। इनकी रेंज कम रहती है, 300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। इसलिए इनको क्या करते हैं, रेंज के बेस पे डिवाइड नहीं करते हैं, इनको स्पीड के बेस पे डिवाइड करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम यहां से बात करेंगे, हमारे पास जो अब ये तो हो गया कि भाई हमने अटैक के लिए मिसाइलों का डेवलपमेंट किया। अब हम ये भी तो देखेंगे कि भाई मिसाइल से हमारे पास बचने के लिए क्या टेक्निक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे बचने का क्या तरीका होता है, तो कोई मिसाइल जैसे आ रही है, मान लीजिए आगामी खतरा है। अब यहां से क्या किया, ये रडार सेट ने इसको डिटेक्ट कर लिया। अब डिटेक्ट करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो एंगेजमेंट कंट्रोल स्टेशन है जो इसके बीच में, ये जो हमारा रडार सेट है और लॉन्चिंग स्टेशन है, उसके बीच में क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेशन बिठाएगा। अब यहां से सिग्नल पहुंचा, यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया, सिग्नल इसको दिया, इसने सिग्नल को यहाँ ट्रांसफर किया और यहाँ से ऑर्डर दिया। यहाँ से मिसाइल लॉन्च होके गई और लॉन्च होकर के तो इधर से मिसाइल आ रही थी, उसको यहीं पे बीच में इसने न्यूट्रीफाई कर दिया। ये क्या है, हमारी मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली। हम क्या कहते हैं, मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली। और ये जो मिसाइल है, ये वाली मिसाइल, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मिसाइल डिफेंस जो प्रमुख है उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक है प्रद्युम्न सिस्टम, का नाम दिया गया है प्रद्युम्न, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रद्युम्न को PAD, या पृथ्वी एयर डिफेंस। पृथ्वी सेकंड का प्रयोग, ये है कैसा, तो ये एक एक्सो एटमॉस्फेयर एक्सो एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, 80 किलोमीटर ऊंचाई पर ये न्यूट्रलाइज कर देगा। अभी तक भारत में क्या था, दो चरणीय का हमने डेवलपमेंट किया था। अब भाई अब ऐसा नहीं ना, इधर से मिसाइल गई है तो जो दूसरी कंट्री है उसने जो मिसाइल डेवलप करी होगी तो उसने भी तो बचाव का कोई रास्ता देखा होगा कि नहीं देखा होगा। अगर मान लीजिए उस अटैक से मिसाइल के जो हमने इंटरसेप्टर मिसाइल भेजी प्रद्युम्न, उससे अगर मान लीजिए बच गई मिसाइल, 80 किलोमीटर से बच गई, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब दूसरी लेयर लगानी पड़ेगी ना बचाने के लिए, कि भाई हमको कैसे बचना है। तो दूसरी जो लेयर है, दूसरी लेयर के रूप में हमने लगाया है अश्विन को। अश्विन को हम क्या कहते हैं, AAD के नाम से जानते हैं, या इसको हम कहते हैं आकाश एयर डिफेंस। आकाश एयर डिफेंस, इसमें क्या किया गया है, आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। इसको हम क्या कहेंगे, तो एंडो एटमॉस्फेयर को
ये क्या करता है, तो ये 30 किलोमीटर ऊंचाई पर हमलावर को नष्ट कर सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारी जो मेन है, दो जो हमारी लेयर हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हमने क्या कर रखा है, हमने तीसरा लिया है S-400। ये हमने कहां से लिया है, रूस से आया, रूस से ले लिया है। ये क्या करता है, तो ये 80 किलोमीटर ऊंचाई तथा 400 किलोमीटर दूर तक खतरे को नष्ट कर सकता है। तो ये एक इसकी अच्छी बात हो गई। ये तीन हमारे पास ऑलरेडी है। अब बात करते हैं अन्य। अन्य में जैसे एक नाम आता है आयरन डोम। आयरन डोम किसका, ये काफी फेमस भी रहा, क्योंकि अभी जब इसराइल पे हमला हुआ फिलिस्तीन के द्वारा या हमास के द्वारा कहिए, तो उस केस में आयरन डोम काफी हद तक क्या होगा, फेल हो गया। अब ये क्या करता था, ये जो हाई लेवल की हाई टेक्निक की जो मिसाइल हैं उनके लिए तो ठीक था। उन्होंने क्या किया, 500-600 रॉकेट एक साथ लॉन्च किए, और जो लॉन्च किए वो ऐसे रॉकेट थे जिनमें कोई मतलब उन्होंने खास युद्धक सामग्री इस्तेमाल नहीं करी, और लगातार लगातार वो लॉन्च करते रहे। तो उस केस में क्या होगा, जब ज्यादा एक साथ रॉकेटों का हमला हुआ, तो ये बेकार बेकार रॉकेट थे, उनसे इसके आयरन डोम के जो मिसाइल थे वो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। और उस चक्कर में जो खतरनाक रॉकेट थे वो हमास ने इसराइल में अंदर तक पेनिट्रेट करा दिए। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कमी हमको देखने को मिली। या ये कहिए कि अगर इतने मास लेवल पर अगर रॉकेटों से हमला हो जाएगा, तो उस केस में ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कैसे काम करेगा, ये भी हमको एक सीख मिल सकती है। काफी न्यूज में रहा है, मे भी हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन में इसको पूछ ले आपसे इस बार। एक जो अगला हम लिखेंगे ये किसका है, तो ये इजराइल का। दूसरा है हार्ड। हार्ड किसका है, तो ये है अमेरिका। देखो, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है, जब पिछली बार, जब पहली बार जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे, तो उस टाइम पे उनके बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में बड़ी टसल चल रही थी। टसल का ये था कि भाई नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका तक तो पहुंच नहीं पा रही थी, उतना अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो नॉर्थ कोरिया है वो एक न्यूक्लियर स्टेट, तो उसने क्या कहा कि भाई देखो, अमेरिका के पास गारंटी है सिक्योरिटी की, पूरा का पूरा जो जापान है उसकी डिफेंस की पूरी गारंटी अमेरिका के पास है। जापान की अपनी कोई सेना वेना नहीं है, और नॉर्थ कोरिया का भी लगभग ऐसा ही हाल है, उन्होंने भी सेना का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। आपने देखेंगे टेक्नोलॉजी के मामले में आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया का इस तरह के डिफेंस वाले मामले में आपने बहुत नाम नहीं सुना। तो अब ये दोनों ही मित्र राष्ट्र हैं अमेरिका के, इनकी सिक्योरिटी की पूरा जिम्मा है। आप देखेंगे आसियान वाले इलाके में भी बहुत ज्यादा सारे देशों की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका के पास है अभी। तो उस केस में उसने क्या किया कि भाई ठीक है, हमारी मिसाइल वहां नहीं पहुंच पाएंगी, नॉर्थ कोरिया ने बोला, और हम क्या करेंगे, अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल है एटम बम लगा के हम जापान के ऊपर गिराएंगे और साउथ कोरिया के ऊपर। अब इससे तो अमेरिका में हड़कंप मच गया कि भाई जब वो आपको पैसे दे रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप उनकी सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी अमेरिका के फ्रेंड हैं, अगर वो अगर मात खा जाएंगे तो अमेरिका खुद ही मात खा गया। इस केस में क्या किया, अमेरिका ने अपना जो थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म था वो साउथ कोरिया में और जापान में लगा दिया। उसके जस्ट बाद यूपीएससी का पेपर हुआ, तो पेपर में उसने पूछ लिया कि हाल में चर्चा में रहा थर्ड निम्न में से क्या है। अब की बार क्या रहा है, आयरन डोम बहुत चर्चा में रहा है, आयरन डोम को पूछा जा सकता है। अभी जैसे हमने S-400 की बात करी, हमने रूस से S-400 खरीद लिया है, लेकिन रूस ने क्या कर लिया, S-500 ट्राइम्फ का भी डेवलपमेंट कर लिया है अपने यहाँ पे। तो हम इस तरीके से भी चीजों को देख सकते हैं कि ये लगातार न्यूज में रहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकी बात। अब हम बात करें कि भाई टैंकों के बारे में अगर हम बात करें, एक एक टेक्नोलॉजी उठाएंगे। टैंक ये क्या है, जमीन पर युद्ध, बख्तरबंद मतलब जिसमें गोली वगैरह पार नहीं हो सकती, बख्तरबंद प्रणाली।
इसकी अगर हम बात करें तो भाई भारत में जो टैंक हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो भारत में जो टैंक हैं मूल रूप से उनकी अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट टाइम पे एक टैंक भारत ने डेवलप किया है। एक एक दो दो एग्जांपल लेके चलते हैं। नंबर एक, जोरावर। 2024 में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। भारत का प्रथम हल्का एसबीटी। ये है कैसा? तो ये जोरावर है। ये है कैसा? तो ये एम्फीबियन है, उभयचर, पहाड़ों में सक्षम, नदी बेसिन, हल्के दलदल। उभयचर का मतलब क्या होता है? ऐसा जीव जो जमीन पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी काम कर सकता है। तो अभी जो हमारे पास जो टैंक थे वो क्या थे, पानी वाले इलाकों में जाके वो उतना ज्यादा सक्षम नहीं थे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब बड़े टैंक अगर लेके जाएंगे तो पहाड़ों पे क्या हो सकता है, वो फिसल सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे केस में ये हमारे पास सही है कि हम इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। बाकी के जो हमारे पास टैंक हैं वो सब के सब एमबीटी टैंक हैं। टी सीरीज के जितने भी टैंक हैं भारत में वो सब के सब हमने मंगाए हैं रूस से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें P90, इसका भारत में फिर नाम क्या रख दिया गया, भीष्म। ये मंगाया कहां से है, तो रूस से आयातित। ये है कैसा, तो ये नाइट विजन, नाइट विजन युक्त एमबीटी मेन बैटल टैंक है, काफी भारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने क्या किया है, हमने एक टैंक डेवलप किया है अजय P72, इसका नाम रखा गया है अजय। ये भी कहां से मंगाया है, रूस। एमबीटी क्या होते हैं, 50 टन से भारी। उनको एमबीटी कहते हैं। तो 25 टन के लगभग होते हैं, उनको हम कहते हैं स्मॉल बैटल टैंक या एसबीटी। अब ऐसे ही करके हमने एक टैंक डेवलप किया है जिसका नाम रखा है हमने कर्ण। कर्ण क्या है, तो कर्ण है भीष्म प्लस अर्जुन। ठीक, एक है हमारे पास अर्जुन टैंक। भारत का प्रथम स्वदेशी है कैसा, ये तो ये भी एमबीटी है। इसमें खास तरह का एक अलॉय यूज किया गया है, कंचन अलॉय का प्रयोग। और इसमें क्या बात है, इस पर एक तोप है जिसका नाम है भीम तोप लगाई गई है। यह है क्या, रसायन एवं जैविक हमला
तो इस तरह के हमलों का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये हो गई हमारी इनके बारे में बात, टैंकों के बारे में। तो यहाँ पे एक स्लाइड हम देखेंगे कि भारत की जो वायुसेना है, या वायुसेना के द्वारा जो ये प्रयोग किए जा रहे हैं वायुयान, उनकी हम बात करते हैं। तो सिर्फ नाम पता होनी चाहिए। देखो डिटेलिंग तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो लड़ाकू विमान है हमारे पास, हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली वाले विमान है, टोही और निगरानी वाले विमान है, भाई ईंधन भरने वाले विमान है, परिवहन वाले विमान है, और हेलीकॉप्टर भी है। जैसे डसाल्ट राफेल, ये हमने फ्रांस से लिया है। सुखोई या हमने HAL हेल 29 है, मिग 21 है, मिग 29 है, और जगुआर है। डसाल्ट हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। ठीक है। और जो मिग हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये रूस से लिए हैं। मिग हमने कहाँ से लिए हैं? ये भी रूस से लिए हैं। ये HAL तो ये तो हमारा कहाँ है? ये भारत ने ही बनाया है, देसी है। और जगुआर हमने कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने फ्रांस से ही लिया। ठीक। अब अगर हम बात करें चेतावनी वाले प्रणाली हैं, तो आकाश पर नजर फाल्कन अवाक्स इजराइल से लिया है। नेत्र हमने लिया है, तो ये डीआरडीओ ने खुद इसको डेवलप किया है। और एम्ब्रेयर हमने ये ब्राजील से लिया है। तो ही विमानों की बात करें तो पोसीडोन 81 ये इलेक्ट्रिकल रूप से स्कैन की गई सारणी है। बोइंग 707 है, और गल्फ स्ट्रीम ये भी हमने बाहर से ही लिए हैं। इसके अलावा हमने हवाई, तो ऊपर ही हवाई क्षेत्र में ही या आकाश में ही ईंधन भरने के लिए हमने एल्यूशन IL-78 लिया है। परिवहन IL-78 पर जब हमने ये लगा दिया है फाल्कन रडार, तो उसी को तो हम अवाक्स रडार करके जानते हैं। फिर परिवहन के लिए हमने बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर लिया है, इल्यूशन IL-76 लिया हुआ है, C-130J सुपर हरक्यूलिस लिया है, डोर्नियर और 228 लिया है, और एम्ब्रेयर लेगेसी ये लिया हुआ है। हेलीकॉप्टरों की बात करें तो हमारे पास रुद्र है जो HAL ने डेवलप किया है। बोइंग का AH-64 है हमारे पास। अपाचे है, HAL का ध्रुव है हमारे पास। HAL का चेतक है, चीता है। बोइंग का हमारे पास चिनूक है, और हमारे पास MI-17 और MI-24 भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारे पास वायुसेना का हमारा सिस्टम है डिफेंस से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास नौसेना का क्या क्या है। तो हमारे पास नौसेना के लिए जो व्यवस्था है वो है एयर क्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? आकार में अत्यधिक बड़े, आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ये काम करते हैं। अब इंडिया के अगर रेस्पेक्ट में हम बात करें तो इंडिया के रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि भाई विमान वाहक पोत में जैसे हमारे पास INS विक्रांत है, INS विक्रांत ये क्या हो चुका है? तो ये सेवा मुक्त। दूसरे अब तक जो हमारे पास रहे हैं ये एक एक जो जहाज है या एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये 100 से लेके 150 फाइटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि किसी छोटे मोटे देश की पूरी एयरफोर्स इसमें एक बार में एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। हालांकि ये नेवी का अपना अलग सिस्टम है, बट एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से हो जाएगा। एक है INS विराट, ये भी सेवा मुक्त हो चुका है। INS का मतलब है इंडियन नेवल सिस्टम। ये INS विराट ये भी क्या हो चुका है? तो ये भी सेवा मुक्त हो। फिर हमारे पास वर्किंग में अगर हम बात करें तो वर्किंग में हमारे पास है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य ये क्या है? कार्यरत है। और कहां से लिया है? तो रूस से। फिर है हमारे पास INS विक्रांत, ये क्या है? तो ये भी कार्यरत है। ये कहां से हमने लिया है? तो ये हमने खुद डेवलप किया है, स्वदेशी है। इन फ्यूचर हम एक डेवलप करने वाले हैं
एक और डेवलप करने वाले हैं INS विशाल। ये क्या है? ये भी स्वदेशी है। कार्यरत नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि कैसा है, ये ट्रायल है अभी। तो ये हो गए हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर। अब कुछ है हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें तो कुछ डिस्ट्रॉयर होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर से एवं सीधे युद्ध में भागीदारी। जैसे अब जैसे यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे तो इनकी कुछ कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के लिए INS विशाखापत्तनम या जो प्रोजेक्ट 15 ए, प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15 ए, प्रोजेक्ट 15, इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे INS कोलकाता, INS दिल्ली, या ऐसे करके कह सकते हैं दिल्ली क्लास। और प्रोजेक्ट 15A के लिए हम यूज कर सकते हैं कोलकाता क्लास, इसका एग्जांपल है। ये जो कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास हम जो बोल रहे हैं ना, पहला जहाज, अब जैसे मान लीजिए दिल्ली क्लास में टोटल 3 है, तो पहला क्लास जो पहला जहाज बना वो दिल्ली नाम था उसका, INS दिल्ली। तो उस पूरी क्लास का ही नाम, उस पूरे ग्रुप का ही नाम क्या रख दिया? INS दिल्ली रख दिया। इनको बनाया किसके तहत गया था? तो ये प्रोजेक्ट के नाम है, और ये है विशाखा पत्तनम। इसी में डिस्ट्रॉयर में फिर एक रेंज आती है, एक टाइप आता है जिसको हम कहते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट क्या होते हैं? डिस्ट्रॉयर से बहुत छोटे किंतु संचालन। अब इनका संचालन बहुत फास्ट हो पाएगा क्योंकि छोटे हैं, तो अटैक किया, वापस आ गए, बच गए, तो छोटा जहाज है उसको मूव कराना बहुत आसान है। तो इस तरीके से काम आते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शिवालिक, नीलगिरी, तलवार एग्जाम्पल के लिए। शिवालिक, नीलगिरी, तलवार श्रेणी या क्लास। बहुत सारे हैं, देखो इतने सारे याद नहीं रखे जा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। अब कोई जैसे जो भी लॉन्च होगा, अब मान लीजिए 3-4 महीने में जो लॉन्च हुआ है उसको हम याद रख सकते हैं, बाकी सारी चीजों को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको याद भी नहीं करना है। ठीक है, अब ये हो गए फ्रिगेट्स। इसके अलावा इसमें आती हैं पनडुब्बियां। जल के अंदर रहकर डिफेंस प्रदान करने वाली युक्ति। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम पानी के अंदर रख सकें, मन करे हमारा ऊपर लेके आ जाए, फिर नीचे लेके चले जाएं, और उससे हम डिफेंस का भी काम कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? पनडुब्बी कहते हैं। अब पनडुब्बियों के हमारे पास जो टाइप हैं वो प्रकारों की बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल की बात। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हमारे पास एग्जाम्पल है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां। जो पहले टाइप हैं वो है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। डीजल इलेक्ट्रिक वाले केस में क्या है कि भाई डीजल अगर हम लेके कोई डीजल वाली पनडुब्बी लेके जाएंगे तो डीजल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब हमको डीजल का टैंक लेके जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का भी साथ में टैंक लेके जाना पड़ेगा।
अब अगर मान लीजिए पानी में से बुलबुले लगातार, अब इंजन अगर धुआँ छोड़ेगा, उस धुएँ को अगर हम डायरेक्ट पानी में छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर उस बुलबुले को, जब लगातार बुलबुले ऊपर आएँगे तो फिर दुश्मन देश हमको पकड़ सकता है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, हमको धुएँ को भी उसी पनडुब्बी में ही स्टोर करना पड़ेगा, एक चैम्बर उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। इतने सारे चैम्बर बन जाएँगे तो लोग या हथियार रखने के लिए कहाँ जगह रहेगी? एफिशिएंट नहीं होगा। फिर लगातार पनडुब्बी काम करेगी तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए बार-बार ऊपर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है। जैसे अगर इसमें हम बात करें तो कलवरी है, शिशुमार श्रेणी है, सिंधु घोष श्रेणी है, कलवरी क्लास, शिशुमार क्लास, सिंधु घोष, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरे टाइप की जो इंडिया में पनडुब्बी हैं उनको हम कहते हैं परमाणु शक्ति आक्रमण पनडुब्बी। परमाणु शक्ति आक्रमण पनडुब्बी। इनमें क्या होता है, इनमें अब डीजल का प्रयोग नहीं होगा इंजन को चलाने के लिए, रोटेटर को चलाने के लिए। इनमें होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज। इसमें है आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर सकते हैं। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी, एक तो बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि भैया ये कहां से आए थे, तो रूस से आए थे। ठीक है। अब फिर इसमें आती है परमाणु शक्ति बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। तो नेक्स्ट कैटेगरी है परमाणु परमाणु शक्ति बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं जैसे अरिहंत। अरिहंत क्लास क्या है? ये स्वदेशी है और इसमें क्या किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी यूज किया जा रहा है। के फैमिली की मिसाइल्स का यूज इसमें किया जा रहा है। कि फैमिली की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक। अब अब अरिहंत क्लास में भी बात करें तो जो इसकी पहली पनडुब्बी है, टोटल 4 पनडुब्बियां इसमें डेवलप होनी है। पहली है आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिदमन, और जो चौथी है उसका अभी नाम नहीं है, उसका निक नेम है या कोड नेम है। तो 3 का अब तक नामकरण हो चुका है, ये और ये क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, फील्ड में वर्क कर रही हैं। अरिदमन का अभी पानी में पूरा चल रहा है, तो हो सकता है इस साल ये शामिल हो जाएगी। और ये अभी पिछले साल नवंबर में ही इसको लॉन्च किया गया है पानी में, तो अभी कम से कम 3 साल इसका फील्ड ट्रायल चलेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टोटल 4 पनडुब्बियां इसमें डेवलप होनी है। ये S1 है, S2 है, S3 है और S4 है। इस तरीके से ये काम कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, जो सोनार करके आता है, एक रडार करके हमने बार बार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सोनार है ये क्या है? साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो ये क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड का प्रयोग कर पानी के अंदर चीजों या रास्तों का पता लगाना। जैसे यहां से प्रतिध्वनि आई, और ये किस पे काम करता है, तो प्रतिध्वनि या ध्वनि के परावर्तन पर आधारित। आपने मूवीज में देखा होगा, एक ऐसे करके गोल गोल चक्कर सा घूमता रहता है, ब्लिंक होती रहती है, फिर वो नजदीक आता रहता है, तो इसके आधार पे पता लगाते हैं। क्योंकि पानी में तो चीजें इतनी दूर तक दिख नहीं सकती हैं, पॉसिबल नहीं है, और पानी में प्रकाश भी उतने दूर तक नहीं जा सकता है, तो हम रडार का भी उसमें प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ से प्रकाश को छोड़ा, सॉरी ध्वनि को छोड़ा, ध्वनि नीचे गई, और ध्वनि यहाँ से टकरा करके फिर क्या होगी, वापस आएगी। जो जाने में लगा टाइम है, आने में लगा टाइम है, टाइम को कैलकुलेट कर लिया, उसके आधार पर अब ये नीचे, जैसे ये सरफेस है, तो ये सरफेस कैसा है उसका पता लग पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ मान लीजिए ऊपर तक चला गया, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर तक नहीं गया है, थोड़ा नीचे है, पानी में तो दिख नहीं रहा है। अब मान लीजिए जहाज को हम लेते चले गए, जहाज उस पहाड़ से टकरा जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही करके एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है रडार। ये क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है, तो ये परावर्तन, सिद्धांत दोनों में एक ही है, सिद्धांत पर आधारित। आकाश में चीजों का पता लगा करता क्या है, तो आकाश में चीजों का पता लगाने का मतलब, कोई जहाज है, कोई मिसाइल है, वो कितना तेज आ रहा है, कितना धीमे आ रहा है, क्या उसकी पोजीशनिंग है, वो सारी चीजों को ये बताता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, राजेंद्र रडार। एग्जांपल हम ले सकते हैं अवाक्स। अवाक्स क्या है, तो अवाक्स क्या है, इसमें हमने इजरायली फाल्कन रडार है, प्लस रूसी IL जहाज। उस पर हमने इसको क्या कर दिया है, माउंटेड है ये रूसी IL जहाज पर। तो इसको मिक्स को हम क्या कह रहे हैं, अवाक्स कह रहे हैं। ये क्या है, तो इसको हम आई हिंदी स्काई भी कहते हैं। ऐसे ही स्वाति करके एक रडार भी है भारत के पास, बहुत सारे रडार हैं, इंद्र करके भी है। अब ये हो गया रडार वाला सिस्टम। इसके अलावा ड्रोन भी हैं। ड्रोन को हम क्या कहते हैं, ड्रोन को हम कहते हैं UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं, भाई इनका फायदा क्या है, तो इसमें कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं। अब जहाज है मान लीजिए, तो जहाज वाले केस में क्या होगा, फाइटर वाले केस में फाइटर जाएगा ऊपर, और अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, तो हमारा पायलट भी दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि पायलट बैठा रहेगा किसी अलग सुरक्षित जगह पे, मान लीजिए वो इंडिया में बैठा हुआ है, हमारा ड्रोन कहीं भी कोई एक्टिविटी करके आ रहा है। ड्रोन के अगर मामले में हम एक्सपर्टाइल की बात करें, तो भाई यूएसए इस मामले में बहुत आगे है। आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान में वो ऑपरेशन करता था, तो उसके मिलिट्री वाले लोग कम जाते थे, वो ड्रोन से ही हमले करता था। न्यूज़पेपर में आप लगातार सुनते भी रहते होंगे। तो भारत भी इस पे क्या कर रहा है, लगातार लगातार काम कर रहा है। जैसे कुछ ड्रोन्स के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास तपस है,
तपस है हमारे पास निशांत है। ये हम मिलिट्री ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, ये जो फोटोग्राफी वगैरह के लिए, जो जर्नलिस्टिक यूज के लिए, उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। या फिर स्वार्म ड्रोन है, लक्ष्य है। या हमारे पास दक्ष भी नाम से भी है एक, और एक और भी है हमारे पास, बहुत फेमस है, घातक करके भी है हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास ड्रोन प्रणालियां हैं। अब यहां से एक पॉइंट बनता है, प्रमुख हथियार संबंधी संधियां। अभी क्वेश्चन यूपीएससी ने इस फील्ड से नहीं पूछा है, फिर भी हमको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया रहना चाहिए, ताकि कभी इस तरह का क्वेश्चन बन जाए तो उसको हम बड़े आराम से डील कर पाए। जैसे एक तो अपना इंडिया का ही ले लेते हैं, DRDO, बार बार इसका नाम आ रहा है ना, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक तो इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि अगर स्टेट पीसीएस देंगे तो वहां पे फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। कब बना? तो 1958 में ये बना, और किससे संबंधित है? तो रक्षा प्रौद्योगिकी निर्माण इसका कार्य है। और इसके जो प्रमुख हैं, इसके प्रमुख रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। देखो, प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार अलग होता है, रक्षा मंत्री का, डीआरडीओ का जो भी हेड होगा वो रक्षा मंत्री का सलाहकार होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनएसजी की बात करें। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अगर हम इसके गठन की बात करते हैं, एनएसजी के गठन की बात करें, तो इसका गठन हुआ है 1974 के आसपास इसका गठन हुआ। 48 इसके सदस्य हैं, भारत सदस्य नहीं है। 1948 नहीं, 1974 में गठन, भारत सदस्य, 48 मेंबर टोटल हैं। करता क्या है? तो परमाणु ईंधन एवं तकनीक उसको हैंडल करता है। तीसरे वाले पे आते हैं, और क्या काम है इसका? अगर हम बात करें तो ये है MTCR, MT टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसकी अगर हम बात करें तो भारत इसका मेंबर है, और इसका जो काम है वो क्या है? तो ये है 87 में गठन, सदस्य है, और कार्य क्या है इसका? मिसाइल
ऐसा ना हो कि भाई हम मिसाइल को प्रसार होता चला जा रहा है। 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, अगर रेंज वाइज देखें और वेट वाइज देखें तो 500 किलोग्राम से ज़्यादा की जो मिसाइल वारहेड ले जाने वाली मिसाइल हैं, उनको ये नियमित करता है, कंट्रोल करता है। वासेनार, इसकी अगर हम बात करें, वासेनार ग्रुप है, 1998 में इसका स्थापना हुआ है और ये 1996 में स्थापना, ये परंपरागत हथियारों को गलत हाथों में जाने से रोकना इसका काम है। एक और इसमें बचा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, भारत क्या है, भारत सदस्य है। ये जो 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, इनमें से बस एक एनएसजी को छोड़ दें तो भारत सबका सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई है 1985 में। 1985 में अपना कार्य क्या है इसका, कार्य है इसका जैविक एवं रासायनिक हथियारों के प्रसार पर रोक या उसका नियमन करना कि भाई कोई इसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कोई इसका डेवलपमेंट तो नहीं कर रहा है, तो उस चीज को देखना। और भारत क्या है, भारत सदस्य। ठीक है, अब आते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं उन पर। जैसे क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और क्वेश्चन में कह रहा है आईएनएस अरिहंत। अरिहंत की बात करें तो परमाणु पनडुब्बी है, तो ये मिल जाएगा हमारा 4 के साथ। ए मिल जाएगा कहां पे, 4 के साथ मिल जाएगा। अब ए 4 के साथ यहां नहीं मिलता है, इसलिए ये खत्म, पूरा नहीं डिलीट करते हैं, ये खत्म हो गया क्योंकि यहां नहीं मिलता है। 4 के साथ इसमें भी नहीं मिलता है, इसलिए ये भी खत्म, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पे 4 नहीं है। अब हम देखेंगे नाग। नाग का हमने कहा था प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र, एंटी टैंक मिसाइल। अगर आपको सारा कुछ याद नहीं रहता है, मान लीजिए 2 ही डाटा याद है, तो डी को मिलाएंगे 2 के साथ। डी 2 के साथ इसमें नहीं मिलता है, इसलिए ये हट गया, तो हमारे पास बचा क्या, बी ऑप्शन हमारे लिए बच गया, ये सही हो जाएगा। बाकी अगर आपको और भी याद है, जैसे एटलस, सेंटोर है, अवाक्स है, ये भी याद है, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, जैसे अर्जुन तो स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है, भारत का पहला स्वदेशी टैंक है, तो बिल्कुल ये तो सही है। फिर ये कह रहा है फाल्कन, तो रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल, नहीं भाई साहब, ये तो किसने प्रोवाइड कराई है, फाल्कन क्या है, फाल्कन कोई मिसाइल नहीं है, फाल्कन रडार है जो इजराइल ने प्रोवाइड कराई है। रूस का आईएल विमान लिया हमने और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, अवाक्स रडार। अभी हमने अवाक्स रडार पढ़ा था ना, वो है। सारस की बात करें तो स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है, बिल्कुल। ऑपरेशन सीवार्ड की बात करें तो ये कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है। अब ये उस टाइम पे क्या था, न्यूज में था। हमारे लिए काम का क्या है, हमारे लिए काम का ये है, तो हमारा ऑप्शन तो यहीं से निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है, कथन और कारण आधारित जो क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। सतह से आसमान में मार करने वाली अत्याधुनिक पिछोरा मिसाइल रूस से आयातित है। अब पिछोरा मिसाइल जब आई थी ये तब क्वेश्चन बना था, अभी अगर आप पूछेंगे क्या पीवाईक्यू में आ सकता है, तो नहीं, उतने चांस नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही है। अब क्यों, क्यों क्या, यह मिसाइल किसी भी आक्रमणकारी शस्त्र विमान को 20 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने में सक्षम है। तो क्या ये जो लिखा हुआ है इसका क्यों में ये आंसर मिल रहा है, नहीं, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये पिछोरा मिसाइल हमने रूस से लिए,
दूसरे में कह रहा है कि 20 किलोमीटर मार सकता है। अब रूस से ली है और 20 किलोमीटर मार सकता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि हमारा ए एंड आर दोनों सही, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। आपको इस तरह के जब क्वेश्चन करें तो बस आप ये लगा के देख लीजिए, पहले इस स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद क्योंकि शब्द लगा के इस स्टेटमेंट को पढ़िए। अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक बैठ जाता है तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता है तो फिर बी ऑप्शन सही होगा, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो। इसमें दोनों स्टेटमेंट एक साथ गलत नहीं होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ऑप्शन क्या रहते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु और फिर कहेगा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन ए होगा। हर जगह जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन इसी क्रम में होंगे। दूसरे में दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं करता है। तीसरे में क्या होगा, ए सही होगा आर गलत होगा, और फिर ए गलत होगा आर सही होगा। इस टाइप से रहता है, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहे हैं कि भाई जो पिनाका स्वदेश में निर्मित बहु नालक रॉकेट प्रणाली है, इसके द्वारा 1 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। बिल्कुल, इस प्रणाली का विकास डीआरडीओ पुणे ने किया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हमारे पास रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर वो दो हैं, एक है पिनाका और दूसरा है तारा। ये हमारा कैसा है, तो ये स्वदेशी है, और ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने रूस से आयातित, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ये कह रहा है यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। इसमें केवल द्रवनोदक ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 775 किलोमीटर दूर तक फेंकने में सक्षम है। तो ये क्या हो गया, 775 नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना। अभी हमारे पास जो अग्नि 5 है वो 5000 किलोमीटर तक आई, तो ये 7500 तक कैसे हो गया। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। 3 गलत हो गया इसका मतलब ये गलत, 3 गलत हो गया इसका मतलब ये गलत, 3 गलत हो गया मतलब इसका ये गलत। अब जो भी बचा है, चाहे भले ही हम इसमें कहें कि द्रव नोदक का इस्तेमाल होता है, हालांकि ठोस का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे देखेंगे एक तो ईंधन की वजह से ये गया। तो अगर हमको ये पता है, रेंज अगर हमको याद है, तो हम रेंज के आधार पर, क्योंकि अग्नि 4 है तो इसकी रेंज हमने मोटा मोटी कैसे याद करी थी, अग्नि 1 1000 किलोमीटर के लगभग, अग्नि 2 2000 किलोमीटर के लगभग, अग्नि 3 3000 किलोमीटर के लगभग, अग्नि 4 लगभग 4000 किलोमीटर, और अग्नि 5 लगभग 5000 किलोमीटर। भैया ये तो यहां से वैसे ही आउट हो गया। तो इसलिए एक स्टेटमेंट अगर आपको पता था तो आपको बाकी 2 स्टेटमेंट अगर नहीं भी पता है तब भी आप सही स्टेटमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसको हम यहीं विराम देंगे। जैसा प्यार आपका अब तक हमको मिला है, आप लगातार उस तरह का प्यार हमारे साथ बनाए रहिए। और इसी के साथ आज के इस जो हमारा वक्तव्य है इसको यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।